जो आंदोलन आज छात्र कर रहे हैं, ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जो जनभावना है ये नौजवानों की है। अभी जूली जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया और मैं जूली जी को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। टीकाराम जी, आपने जब शुरुआत करी, जिले में आप अध्यक्ष बने, जिला प्रमुख बने, मंत्री बने, और आज खड़गे साहब और राहुल जी ने आपको जिम्मेदारी जो दी, लगातार देख रहा हूँ आपकी भाषण शैली और आपकी रिसर्च और जिस जज्बात से आप आगे बढ़ते हैं, इसमें आज बहुत ऊंचाई तक आप पहुंच चुके हैं। आपको बधाई देना चाहते हैं। जब जिला अध्यक्ष थे तब मैं जयपुर में अध्यक्ष था, फिर मैं मिलकर था। दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन दो चार मुद्दे जिनको उन्होंने उठाया, मैं सिर्फ एक अलग परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूँ। हमारे साथी ने कहा लोकतंत्र में असहमति कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। और कई बार हमें कहा जाता था कि हिंदुस्तान की संसद के अंदर, हिंदुस्तान के राजनीति में इतनी सारी पार्टियां हैं और हमारी आम सहमति नहीं बनती। चीन को देखो, वहां पे एक पार्टी का शासन है और कितना विकास हो गया, ये तुलना करते थे लोग। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे देश का निर्माण हुआ था तो हमारे यहाँ जो विविधताएं हैं वो किसी और मुल्क में नहीं है, और हम सबको साथ रखने के लिए हर आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। 47 के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके लिए बड़ा आसान होता एक ऐसी प्रणाली बनाओ चुनाव की जहां कांग्रेस ही 200 साल तक राज करे, लेकिन हमने सबको मतदान का अधिकार दिया, सबको संविधान के माध्यम से जो एक हौसला अफजाई हुई, उसी का परिणाम है कि आज देश इतना आगे पहुंच चुका है। लेकिन जैसा राहुल जी का भाषण सुन रहा था कल देहरादून में, उन्होंने जो बात बोली, एक बार भी उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में धीरे धीरे जो व्यवस्था बन गई है, मोबाइल नीचे कर ले भैया, वो लोगों का पैसा चूसने की मशीन बन गई शिक्षा के ऊपर, और उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार अपना पेट काट के उस पूंजी को बच्चे बच्चियों के भविष्य में लगाते हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर कैंसिल होता है। और कई बार जैसे सीबीएसई में हुआ, जो पेपर चेक करते हैं वो ऑनलाइन मार्किंग कर रहे हैं, उसमें पेपर बच्चे ने लिखा क्या है, नंबर कुछ और आ रहे हैं। तो अगर 2, 10, 20 के साथ होता है तो बाकी लाखों बच्चों को लगता है कि भाई क्या विश्वास हमें है इस व्यवस्था के ऊपर कि हमारा पेपर ठीक चेक हो रहा है। और जो पेपर लीक, अभी सवाल एक हमारी छात्रा ने किया, पेपर लीक कोई एक छात्र या किसी 10 अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो सकता, ये एक सिंडिकेट बन जाता है, इसमें सब इन्वॉल्व रहते हैं, और छोटे मोटे कर्मचारियों की बस की बात नहीं है। ये तो बड़े स्तर पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिली भगत है, लेकिन जानकारी के अभाव में इतने बड़े स्तर पर कोई पेपर लीक नहीं कर सकता। और जो ऊपर बैठा संरक्षक है वो ही अगर इस काम को होने दे, उनकी नाक के नीचे हो रहा है और उनको जानकारी नहीं है, तो और भी बड़ा पाप है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं और बच्चों को वैसी नौकरियां बहुत कम है। आज मैं देखता हूं MA, डबल MA छात्र छात्राएं पास होकर क्लास 3rd क्लास की, 4th क्लास की नौकरी अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं महंगाई कितनी है, किसानों का क्या हाल है, मध्यम वर्ग का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जवाबदेही किसकी है? नीट का पेपर पिछली बार लीक हुआ, सीबीआई की जांच हो गई, सीबीआई ने किसको जेल में डाला, किसका इस्तीफा होगा, वो जांच की रिपोर्ट है कहां, किसी को मालूम नहीं। तो हेडलाइन मैनेजमेंट, एक नया सुगुफा छोड़ दो, लोगों का ध्यान न डाइवर्ट कर दो, ये तो इंतजार करते हैं मुद्दा जैसी ठंडा पड़े किसी और मुद्दे को लेकर आए। लेकिन ये छात्र घर में एक या 2 मोबाइल नीचे रख ले, लेकिन भविष्य पूरे परिवार में। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े, चाहे वो रिक्शा खींचता हो, ठेला लगाता हो, नौकरी करता हो, नेतागिरी करता हो। हर माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा बच्ची मुझसे आगे जाए, मुझसे अच्छी उनको तालीम मिले, शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए लोग अच्छा स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन कराते हैं,
लेकिन राजस्थान में, जैसा मैंने पहले भी कहा, चिकित्सा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स। अगर कोई सरकार गर्भवती महिलाओं को मरते हुए देख सकती है, कोई सरकार छोटे बच्चों को छत से तपता हुआ मरता हुआ देख सकती है, तो सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश में आज जो माहौल बना है, ये हमारी देन नहीं है। हम तो विपक्ष में बैठे 12 साल से केंद्र में और 2.5 साल से इस प्रदेश में, लेकिन जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, आप में से कितनों को पता है कि आज देश में जो लोकपाल, उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है कौन है हिंदुस्तान का लोकपाल या प्रदेश का कौन है? उस पर पूरे देश में मनमोहन सिंह जी को क्या क्या लोगों ने नहीं, आज वो भला आदमी दुनिया में नहीं है। मुझे सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ काम किया। उनसे नेक और ईमानदार और सहनशील आदमी कोई नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह जी को सदन के अंदर क्या क्या बोला गया हमने सुना होगा, लेकिन आज दुनिया याद करती है। आज के दिन अच्छे दिन है या मनमोहन सिंह के बाद अच्छे दिन? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 10 सालों में देश की आर्थिक व्यवस्था, देश में सबको साथ लेकर चलना, कोalition सरकार को लेकर चलना, हमारी परमाणु करार से लेकर तमाम भर का जो कानून बने, नरेगा से लेकर सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब कांग्रेस सरकार ने दिया। मैं कल गांव में गया, मैंने पूछा भाई नरेगा के क्या हाल है? साहब वो तो बिल्कुल काम खत्म, नाम बदल दिया, तो कार्यक्रम ठप। 2-3 दिन पहले मैं बांसवाड़ा में था, सारा क्षेत्र आदिवासी महिलाओं का। नरेगा से मजदूरी कौन करता है? कौन सेठ साहूकार जाके तसला मंडी करता है? गरीब लोग जाते हैं, जिनको कमाई के लिए 100-200 रुपए ले जाते, नरेगा बंद करेंगे। जो अच्छे काम करके गए थे उनको समाप्त कर दिया। और आज ऐसा माहौल बन गया कि एथेनॉल हम पे थोपा जा रहा है। अरे हमको नहीं डलवाना पड़ेगा। गाड़ी मोटरसाइकिल इंजन ठप हो रहे हैं, इनको बनवाने। ये जो काम हो रहे हैं ये क्यों करे जा रहे? उनको पता है चुनाव आएगा, परिसीमन करवा देंगे। जो नेता ज्यादा बोल रहा है उसकी सीट आरक्षित करवा देंगे, और कोई ज्यादा ही बोल रहा है तो 2-5 दिन हवाला करवा देंगे। ये जो सरकार का काम करने का तरीका, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नौजवानों को समझना पड़ेगा। चुनाव की हार जीत ही इन लोगों का भविष्य, और कोई मापदंड नहीं है। जैसा टीकाराम जी ने कहा, जो विरोध करना चाहता है, हमारे देश का आंदोलन हुआ करते थे, सरकार किसी की भी हो, नेहरू जी की हो, इंदिरा जी की हो, मनमोहन सिंह जी की हो, एक लेबर मूवमेंट होता था, स्टूडेंट मूवमेंट होता था, लोगों से संवाद होता था, लॉन्ग मार्च निकाले जाते थे, हमारे कम्युनिस्ट भाई बहन निकालते थे, अलग पार्टी के लोग निकालते थे, एक संवाद होता था। कोई विपक्ष नेता कुछ बोलता था, उससे पूछा जाता था, उससे एक संपर्क साधा जाता था। आज जिस प्रकार वांगचुक जी को उठाकर ले गए, वो लद्दाख का रहने वाला है। वो किसके लिए भूख हड़ताल में बैठे थे? देश में व्यवस्था बेहतर हो जाए इसलिए बैठे थे। ये सरकार का कायराना कदम था, कायरता का प्रतीक है। आप किसी आदमी के भूखे रहने से इतने घबरा जाओ कि आप वो कम्बल में डाल के उनको उठा के ले गए, मतलब आप संवाद करना नहीं चाहते, आप नाक ऊंची करके बात करना चाहते हो। मुझे लगता है जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया छात्रों को लेकर, पूरे देश में उसको आगे ले जाना पड़ेगा, शांतिप्रिय तरीके से। दबाव झेलने का इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। और भाषण क्या देते थे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी जूली साहब अयोध्या में आपने जिक्र किया, वो ट्रस्ट के चेयरमैन अयोध्या राम मंदिर के, वो तो चुनाव जीत के नहीं आए, उनको तो अपॉइंट किया है ना। और नाम क्या उनका? चंपत। पूरा चंदा चंपत कर गए, कोई दूसरे दिनों आगरा गया था कार्यक्रम करने के लिए। मैंने कहा भाई आप यूपी के लोगों को क्या रहा है चंदा चोरी का? मतलब FIR हो गई, किसके खिलाफ हुई है? एक ड्राइवर, एक चपरासी और एक बाबू, और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। जिन्होंने चंदा चोरी अपने सामने खोते हुए देखी करी, मैं नहीं जानता, उनका बाइज्जत इस्तीफा
स्वीकार किया, उनको बर्खास्त नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो सत्ताधारी लोग हैं, लगता तगड़ा खिंचाव है। और ये खबर बाहर आई है चंदा चोरी की, ये कोई खुफिया तंत्र है जिसे बाहर निकाली खबर। हमने तो आइडिया लगाया नहीं था, और ना किसी पत्रकार की हिम्मत है जाके वहां पे जांच करने। जो भी हो, लेकिन भगवान राम के नाम पर जो व्यक्ति श्रद्धा से अपनी हैसियत के हिसाब से 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए हम चंदा क्यों देते हैं? पुण्य का काम करते हैं, किसी का भला होगा, मंदिर का अच्छा निर्माण होगा, गरीब की सेवा होगी। उस पैसे को आप चोरी कर लो, जिस भगवान नाम के नाम पर आपने राजनीति करी 25-30 साल तक, उस चंदे की चोरी कर लो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन कोई जवाब नहीं है, वहां कोई जवाब नहीं। सोनम वांगचुक 20 दिन भूखे रहे, हड़ताल करी, उनसे कोई जवाब नहीं, उनको डाला कंबल उठा के ले गए। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतने बच्चों जिनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है, ये किसके बच्चे थे? इस देश के नागरिकों के बच्चे थे। वो अपनी जान लेने के लिए, कल्पना करो कोई बच्चा अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाए, उस परिवार पे क्या बीतती होगी। ये डंडे के जोर पे लोगों को चुप कराना चाहते हैं। ये जो वर्दी वाले लोग, इनके बच्चे नहीं है। हमारे फौजी जो हमारी सरहद रक्षा करते हैं, उनके बच्चे पोते नहीं है। जब आदमी का घमंड और अहंकार इस सीमा पर पहुंच जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री दुनिया में हर देश में घूम के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, कोई पुरस्कार बन जाता है, लेकिन यहां देश में क्या हो रहा है? नौजवान इस देश का भविष्य है। तो मेरी बात याद रखना, ये जो नौजवान देश हमारा है, ये हमेशा नौजवान नहीं रहेगा। हमारी जो संख्या है, हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, और जो युवा वर्ग है बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। लेकिन 20 साल के बाद जब उम्र बढ़ेगी तो रोजगार वाले लोगों की जो संख्या वो कम होती रहेगी। जो बुजुर्ग है, जिनको मदद की जरूरत है, जो स्वास्थ्य खराब रहता है, बहुत बड़ा बोझ है। पूरे यूरोप में, जापान में जो वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, काम करने वाले लोग नहीं। हमें आज सोचना पड़ेगा, अगर ये 10-15 साल हमने गवा दिए और सार्थक रोजगार बच्चों को, नौजवानों को नहीं दिया, तो आने वाले 20 साल के बाद बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी, सामाजिक दिक्कत पैदा होगी। हमारे देश में बीमा, सोशल सिक्योरिटी नहीं, हमारा घर परिवार ही, पड़ोसी रिश्तेदार जो देखभाल करते हैं। इन सब बातों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हम सब इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आज कोई चुनाव नहीं, कोई वोट नहीं पड़ रहा, लेकिन नौजवान हमारे देश के जो बच्चा बच्ची हैं, वो किसी जाति बिरादरी के हैं, हमारी अमानत। और मैं बार बार सालों से बोलता है, इस देश में किसी को अधिकार नहीं, कोई नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। आप राजनीति करो, वोट मांगो, अलग बात है, लेकिन जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद कोई बयान नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई माफी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। और ठीक कहा, संविधान बहुत बेहतर है हमारा, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान कितना बढ़िया बना है, लेकिन अगर चलाने वालों के नियत में खोट आ गया तो एक कागज की किताब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब सब इस संविधान को अपना धर्म मानते हैं। संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। अभी जैसा आप कहा जी ने, ये 240 सांसद बीजेपी के पास हैं, और नायडू जी, नीतीश कुमार के सांसद मिला के सरकार चल रही है। गठबंधन की सरकार है, लेकिन अपने बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी, इन सारे सांसदों को अपने करा रहे तरफ। ये लोग संसद के अंदर एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बनाना चाहते हैं, जो मेजोरिटी जनता ने नहीं दी 24 में। एक मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी बनाकर गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से परिसीमन लाना चाहते हैं। परिसीमन करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है साथ में, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन का आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है, और फिर सरकार लागू करती है, पार्लियामेंट के थ्रू लागू करती है। ये जनसंख्या होना देना चाहते ही नहीं। जनसंख्या होगी, आंकड़े आएंगे, असलियत सामने आएगी, लोग डिमांड करेंगे, तो जनगणना से पहले ये सांसदों को इधर उधर कर परिसीमन का विधेयक पारित कराना चाहिए।
इनका ध्यान इस पे नहीं है कितने बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, अपनी जान लेने के विवश हो रहे हैं। इनको तो अपना राजनीतिक सिर्फ जो अपना मकसद है वो साधना है। इसलिए देश नौजवानों का है, भविष्य आप लोगों का है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी हो, हम सब लोग, पूरे देश के लोग नौजवानों के साथ हैं। हम सब न्याय चाहते हैं, हम जवाबदेही चाहते हैं, और ये कितना भी लोगों को परेशान करें, आंदोलन को रोकने की कोशिश करें, हम नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे। विनोद जी, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, हम सब पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों को हिम्मत बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो चुनाव में क्या होगा, सरकार किसकी बनती, बात की बात नहीं, लेकिन आज मौका है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते कि नौजवानों के साथ खड़े रहे। आप सब हिम्मत के साथ सरकार से लड़ते रहे, और अंत में जीत नौजवानों की होगी, जीत इस देश के लोगों की होगी, जीत आप लोगों की होगी। मैं तो सामाजिक का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपको बुलाया, सबको संवाद का समय दिया। इसी प्रकार के कार्यक्रम और हम करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में अंत में इतना कहना चाहता हूँ, राजस्थान में सरकार जो चल रही है, यहाँ सरकार बोलती है कि किसान तो साल में 20 दिन काम करते। अब मुझे पता नहीं कौन से किसान आके मिल गए और कहा बोलते जी को कि 20 दिन काम करते। मैं भी गांव में घूम के आया, ना खाद है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, और हर तरफ से किसान पिस रहा है। नौजवान आक्रोशित है, मध्यम वर्ग परेशान है, और किसान को कोई उपाय नहीं दिखा। पूरे प्रदेश में जो हालात बने, सिर्फ ये अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, झंडा, बैनर, पोस्टर से अपना काम चला रहे हैं। हकीकत में धरातल में सरकार की गवर्नेंस नहीं। आप लोग संतोष रखो, और जैसा भी सबने कहा, 2.5 साल के बाद चुनाव है, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लगी हुई है, जनता के बीच हम जा रहे हैं, माहौल हमारे पक्ष में है। और जो जो आपकी उम्मीदें, एक साथी ने कहा केस के बारे में, कहा विपलीत के बारे में, कहा कांग्रेस का शासन जब बनेगा राजस्थान में, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी नौजवानों की रहेगी, भविष्य की रहेगी, इस प्रकार से रोकने की रहेगी। उन्हें अब सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को सुना। जय हिंद, राम राम।